हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम जीएसटी लेवी ऑफ कलेक्शन टैक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने 82 एग्जाम्पल तक पढ़ लिया था। आज हम इसमें करेंगे कंटिन्यू फिर 83 नंबर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है टोलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। टोलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन का एक्चुअली क्या होता है कि देखिए जिस तरीके आप कोई काम करते हैं एंड देन उसके मतलब काम का नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए एंड देन आपने क्या किया, उसको परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, आपने वो काम नहीं किया तो आपके ऊपर क्या इम्पोज कर दिया जाता है, पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है या फिर कोई फाइन इम्पोज कर दिया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, उसके हिसाब से दूसरा जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसकी मतलब वो उसके तैयारी में लग जाएगा कि हाँ वो भी कुछ खर्चे कर सकता है, लाइक वट जो भी हो। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, नहीं कर पाता है, वो परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी और फाइन सब देना पड़ेगा। तो क्या होगा उस केस में, ये देखिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच, जिसके लिए क्या होता है, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेज इज पेबल टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो इस केस में क्या होता है, जो अमाउंट पे किया जाता है, जो कंसिडरेशन किया जाता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी डैमेजेस अकर होंगे यानी कि जो उसने खर्चा किया होगा, जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे उनको मतलब पूरा करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम जीएसटी से। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। A contract awarded by Bombay Municipal Corporation (BMC) for repair of a particular road to Mrs. B Limited, with terms and conditions that entire work should be completed within 30 days. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये आए हुए हैं और 30 डेज में कंप्लीट करना है इनको वर्क। देखते हैं क्या होता है। However, there is a delay of 10 days. 10 दिन का डिले हो जाता है to complete the work, वो काम करने। Then BMC charge liquidated damages 1,20,000, 1,20,000 का उस पर चार्ज करती है and the same recovered from Mrs. B Limited से वो ले लेती है। Applicable rate CGST SGST 99% होगा। Previous year turnover जो है वो 2 करोड़ का है। Find the following, आपको क्या फाइंड करना है, who is liable to pay GST on what amount and tax liability if any। आंसर देखिए क्या होगा, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहले तो ये बात मान ली जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, Mrs. B Limited being recipient of service is liable to pay GST on 1,20,000। ओके, that is क्या होगा, ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा सिंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट देयर इज अ डिले ऑफ 10 डेज का डिले हो गया है। बात ध्यान रखनी। ठीक, तो अब ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया गया हुआ है, मैं आपको दिखला देता हूँ नोट क्या है। Note, it appears that liquidated damages recovered by local authority for delay in performance in contract will not be covered under exemption list of GST. The contract has been performed in such cases, GST will be payable on the same। GST पे होगा, delayed हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉन परफॉर्मेंस है, वहां पर नॉन परफॉर्मेंस की बात हो रखी है। ठीक है, और इस केस में क्या है कि डिले हुआ है काम। ओके, तो उन्होंने चार्जेस जो है वो अप्लाई किए हैं, वो इम्पोज कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस इज पेबल टू द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से। देखिए यहाँ पर Mrs. B लिमिटेड बीइंग रिसिपेंट हो गया ऑफ सर्विस का, लायबल टू पे जीएसटी पे करेंगे, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। राइट टू यूज की बात कर रहा है किसी गुड्स के लिए।
इन द केस ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस क्या है यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया 2006 whatever जो भी है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स इज नॉट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, बट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? सेल ऑफ गुड्स का। However, the clause 5F of Schedule 2nd of CGST Act 2017 specifically provides that transfer of right to use goods for any purpose shall constitute supply of service। यानी कि हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी राइट्स को टू यूज गुड्स के लिए, देन क्या होगा, वो सप्लाई माना जाएगा। एज अ रिजल्ट द अबव जजमेंट विल नॉट बी हेल्पफुल अंडर जीएसटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जरा। राम हैज गिवन हिज टेम्पोज ऑन हायर टू गुप्ता ब्रदर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ्स। ट्रांसपोर्टेशन करना है किसका? फूड स्टफ्स का, ओके यानी खाने की चीजें। फॉर ₹40 लाख ही हैज ऑल्सो ट्रांसफर्ड द राइट टू यूज सच टेम्पोज टू गुप्ता ब्रदर्स। डिस्कस वेदर राम इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें ये देखना ट्रांजेक्शन किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राम है वो टेम्पो दे देता है ऑन हायर टू गुप्ता ब्रदर्स को फॉर ट्रांजेक्शन फूड स्टफ के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, राइट टू यूज मतलब दे देता है कौन? राम, कि क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं गुप्ता ब्रदर्स। तो ये क्या होगा, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, राम इज लायबल टू पे जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कंपोजिट सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बड़े ध्यान से समझना है। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और बी क्या है, सप्लाई ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 190 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 वर्क कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ से आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता क्या है, means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repairs, ये सारी बातें, ठीक है। alteration और commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods whether as goods or in some other form is involved होगा in execution of such contract। एग्जाम्पल नंबर 85 देखिए। एस प्राइवेट लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई, जो भी ईयर होगा, फॉर प्रोवाइडिंग फ्लोरिंग एंड वॉल टाइलिंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन दिल्ली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में इन दिल्ली बाय एन लिमिटेड के साथ। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एस प्राइवेट लिमिटेड वॉज टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करवा देती है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। However, Unlimited also provided a portion of the material, मतलब Unlimited भी प्रोवाइड करवाती है कुछ हिस्सा मटेरियल का। तो whether the service provided by S private limited are subject to GST, if yes, determine the GST liability of S limited from the following particulars। ओके, ग्रॉस अमाउंट चार्ज दे रखा है एस लिमिटेड ने, कितना चार्ज किया है, चार्ज बाय एस प्राइवेट लिमिटेड 6 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना है, एन लिमिटेड का 1 लाख का। अमाउंट चार्ज बाय एन लिमिटेड फॉर मटेरियल इंक्लूडिंग द अबव वन 60,000 का। चलिए सीजीएसटी एचजीएसटी बता रखा है आपको 60,000। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ गया तो 5-4 मार्क्स का आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय दी एस प्राइवेट लिमिटेड 6 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू भी ऐड कर देनी है उसमें 1 लाख की। अमाउंट चार्ज बाय अनलिमिटेड ने जो चार्ज किया है उसे आप लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख के पास लेस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 6,40,000। इस पर आप जीएसटी लगा देंगे 66% का, ओके।
सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, देन आपके पास ये सॉल्यूशन इजीली हो जाए। नेक्स्ट देखिए, सप्लाई ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन लिकर को छोड़कर। तो फूड सप्लाइड इन अ रेस्टोरेंट हैज द फैसिलिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन है वहां पर उस रेस्टोरेंट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सर्विस टैक्स चार्जेबल होगा, सर्विस चार्जेस लगेंगे, आई मीन टू से। तो बिल आता है कितने का, फूड बिल 1000 का, सर्विस चार्जेस है 10%, इट मीन्स 100 रुपीज का। टोटल बिल बिफोर जीएसटी है 1100 का, जीएसटी लग गया इसके बाद 18%, तो आपके पास आ गया टोटल राउंड ऑफ करके बिल कितना, 1298। अगर इससे ज्यादा का अमाउंट हुआ तो बिल यानी कि कुछ गड़बड़ है। अब बात ध्यान रखना, यहाँ पर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्जेस 10% अप्लाई होता है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे अगर एसी लगा हुआ है तो सर्विस चार्ज लेगा, कहीं आप उससे लड़ने लगो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी इन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration. Example number 87. A club has opened up a shop. The members can purchase various goods from such shop. It is a supply of goods. Consideration हो रहा है, okay. चलिए, a local association supplies tea and snacks to its member during its meeting for a nominal payment. It is also called a supply of goods. देखिए मेंबर की बात हो रही है, मेंबर की, ठीक है, चाहे वो क्लब का मेंबर हो या किसी एसोसिएशन का मेंबर हो, तो वो वहां पर अगर कुछ आप सप्लाई करते हैं गुड्स वगैरह, कुछ भी गुड्स सप्लाई करते तो क्या मान लिया जाएगा, वो सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 एज पर दी सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड, सप्लाई में क्या क्या नहीं आता, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटीज होंगी और ट्रांजेक्शन होंगे वो नहीं आएंगे। ये बात अभी यहाँ ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटीज हैं वो कंसिडर्ड होती हैं क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, सप्लाई एक्सक्लूड हो जाती हैं शेड्यूल 3 की जितनी भी एक्टिविटीज। Such activities or transaction undertaken by the central government, state government or any local authority, they engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council. Note, activities specified in schedule 3 में which is called negative list. Negative list कहलाती है। तो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अदर फ्यूनरल, लैंड एंड बिल्डिंग सेल, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, ये सारी बातें याद रखनी है। ये है शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज। चलिए आगे आते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इंसर्टेड बाय द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 नेमली, कौन कौन से इंसर्ट किए गए हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। Supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. Supply of warehouse goods to any person before clearance of home consumption. Supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of documents of title of the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance of home consumption. तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात हो रही है, दूसरे में होम कंजम्पशन क्लियर की बात हो रही है, बिफोर वो भी, ठीक है। As per section 7 subsection 3 of the CGST Act, as per the subsection 7(3), subject to the provision of the subsection 1 and 2, the government may on the recommendation of the council specify by notification transaction treated as a supply of goods and not as a supply of service, or a supply of service as and not as a supply of goods, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स माने या फिर क्या नहीं माने, सर्विस माने या गुड्स, ये बात है।
एज पर द CGST अमेंडमेंट क्या है, द वर्ड सबसेक्शन दिस 1-2 शैल बी रीड एज सबसेक्शन 1 1A एंड 2। 1A हो गया है, अब ये बात ध्यान रखनी है, और 2 को 2 ही पढ़ेंगे हम। एज पर द सर्कुलर 51 का सर्कुलर, GST काउंसिल क्लैरिफाइज दैट एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST of ambulance applicability of GST of ambulance service provided to government by private service providers under national health mission। ये क्लैरिफाई किया, एक सर्कुलर दिया है GST इन रिगार्ड ऑफ किसके, एम्बुलेंस सर्विस के बिहाफ पर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय PSPs to the state government by way of transportation of the patient against consideration in the form of fee is exempt होगा। ठीक है, अगर क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके उनके बिहाफ पे कोई फी चार्ज किया जाता है, तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होगा अगर इफ इट इज प्रोवाइडेड एज अ प्योर सर्विस and it is provided as a composite supply of goods and services in which value of goods does not exceed 25% of value of composite supply। ठीक है, किसका, कंपोजिट सप्लाई का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये आप बात ध्यान रखनी है कि इन द केस ऑफ ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं किसके, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स जो है हमारे गवर्नमेंट को, तो कोई भी अगर चार्ज होता है, कंपोजिट सप्लाई की जा रही है, तो गुड्स की जो वैल्यू है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कंपोजिट। नेक्स्ट आ जाइए, एज पर दिस सर्कुलर 55 क्या कहता है, द GST काउंसिल क्लैरिफाइज इशू रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विसेज provided by industrial training industries। ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। whether GST is payable on vocational training provided by private ITs in designated trades and in other designated trades। Accordingly, it is clarified that service provided by a private ITI is respect of other than designated trades notified under Apprenticeship Act 1961 would be liable to pay GST and are not exempt। यानी कि कोई IIT जो है वो क्या कर रही है, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है, तो वो क्या GST लाइबल होगा पे करने को, यस GST पे करना होगा, नॉट एग्जेम्प्ट। जो भी वो फीड, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए जरा, whether GST is payable on the service provided by a private industrial training institute for conduct of examination against consideration in the form of entrance fee and also of the on the services relating to admission to or conduct of examination। अगर ये सब कंडक्ट करवाते हैं, फीस चार्ज करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह ये सब के लिए, तो क्या GST पेबल होगा। अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट GST शैल बी पेबल on the service of conduct of examination and consideration, like ये सारी चीजें हैं by such institution, these services are not covered by the exemption debate। ओके, exemption में नहीं covered है, तो आपको बात ध्यान रखनी है, GST लगेगा। as far as government ITs are concerned, services provided by government ITI to individual trainee student is exempt under, यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ITI, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट होगा। एज दीज आर नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सच एग्जेम्पशन इन रिलेशन टू दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ITI वुड कवर बोथ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय दीज गवर्नमेंट ITIs। देखिए बात ध्यान रखनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ITI, तो ये क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, और अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्या कराते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन या कोई भी ट्रेनिंग वगैरह, तो क्या होगा, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई भी
जीएसटी लायबल टू पे होगा। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, एज पर दिस सर्कुलर 62 क्या कहता है, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दिस क्या कह रहा है देखते हैं जरा। जीएसटी विल बी लेविड ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएलडीज for the period of 1st July 2017 to 27 May 2018 at the rate of 18%. This will be paid by the seller bank on the forward charges. 18% ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर नंबर 64। The GST Council provides a general clarification regarding GST on residential programs or camps meant for advancement of religion, spirituality or yoga by religious and charitable trust. Accordingly, it is clarifies that taxability of these services of religious and charitable trust by way of रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो रहा है, और ये सारी रिलीजियस ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इनसे रिगार्डिंग मतलब प्रोग्राम हो रहा है, योगा का हो रहा है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम, व्हाटएवर जो भी हो, तो क्या होता है, फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स फॉर participating in religious, yoga or meditation program or camp meant for advancement of religion, spirituality or yoga shall be exempt। ठीक है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप्स where the fee charge includes cost of loading or boarding lodging or boarding shall also be exempt as long as primary and predominant activity, कोई भी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी हो चाहे प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी हो, कोई भी हो। ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस सच रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप्स इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस है एडवांसमेंट, बढ़ाना, ठीक है, रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा को इनहेंस करना, ठीक है। तो इस पर्पस से अगर आते हैं और कोई फीस वगैरह चार्ज की जाती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। However, if charitable or religious trust merely or primarily provide accommodation और सर्व फूड, वहां पर रहने का जगह देते हैं और सर्व फूड करते हैं, ड्रिंक्स against consideration in any form including donation, such activities will be taxable। यहाँ ये taxable हो जाएगा। Similarly, activities such as holding of fitness camps or classes such as those in aerobics, dance, music will be taxable। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुत ही अच्छे से, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजें क्या होगी, फ्री होंगी, ठीक है, जीएसटी पेबल नहीं होगा। बट अब अगर वहां पर आप प्रोवाइड करवा देते हैं उसी चीज में फीस में क्या, कोल्ड ड्रिंक मतलब फूड या कोई ड्रिंक वगैरह, ठीक है, ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो भी, ठीक है, पानी दे दिया, चाय दे दी, ये सारी चीजें, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर्कुलर नंबर 73 क्या कहता है, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप की बात कर रहा है, शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी। डेलक्रेड एजेंट की बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेलक्रेड एजेंट, हमने पढ़ा भी था ऊपर भी एक बार। अ डेलक्रेड एजेंट इज अ सेलिंग एजेंट होता है, हु इज इंगेज बाय, ये तो पता ही होगा कि बिजनेस मतलब वो किस क्यों आता है, बिजनेस में इंगेज क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, उसको थोड़े से कमीशन जो है, पैसा जो है वो ज्यादा मिलता है, इस वजह से लालच से आता है। Who is engaged by a principal to assist in supply of goods or services by contacting potential buyers on behalf of the principal। The factor that differentiates a DCA from other agents that the DCA guarantees the payment to the supplier। In such scenarios where the buyer fails to make payment to the principal by due date, DCA make the payment to the principal on behalf of the buyer। ठीक है, तो ये पेमेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, यानी कि राइट्स होते हैं डेलीगेट एजेंट के पास। एंड फॉर दिस रीजन द कमीशन पेड टू द डेलीगेट मे बी रिलेटिवली हायर देन दैट पेड टू द नॉर्मल एजेंट। हायर होता है
जो कमीशन पेड होता है नॉर्मल एजेंट से, इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट, क्योंकि गारंटी पहले ही दी जाती है, टाइमली पेमेंट होगी टू द सप्लायर, एंड द डीसीए कैन रिजॉर्ट to various methods including extending short-term transaction based loans to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from buyer with some interest later date. This loan is to be repaid. ये जो लोन है वो रीपेड हो जाएगा by the buyer along with an interest to a DCA at the rate of mutually agreed between DCA and buyer. Concern have been expressed regarding the valuation of supplies from principal to recipient, where the payment for such supply is being discharged by recipient through the loan provided by the DCA himself. Issue arising out of such loan arrangement have been exclaimed and clarification. देखिए, अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर डीसीए ने कोई लोन दे दिया है तो उस तरीके से क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि हाँ ठीक क्या करना है, ये सारी बातें दे रखी है यहाँ पर। इशू क्या है और क्लैरिफिकेशन क्या है, ये यहाँ देखिए क्या है इशू। वेदर अ डीसीए फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एजेंट अंडर पैरा 3 शेड्यूल 1, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाइड किया गया है कि डीसीए फॉल अंडर द हैबिट ऑफ एजेंट दिस in the case where the invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA does not fall under ambit of agent. In case where the invoice of supply is issued the DCA in his own name, DCA would fall under the ambit of agent, यानी कि वो एजेंट कहलाएगा उसका या नहीं कहलाएगा, ये बात है। प्रिंसिपल जो है हमारा और डीसीए उनके बीच की बात है ये, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पर कि वो उस टाइम पर एजेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो एक बार आप लोग इन्हें इसे पढ़ लेना, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा हम। नेक्स्ट है सीबीएसई क्लैरिफिकेशन टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स का। व्हीकल का इंटरस्टेट मूवमेंट होता है तो किस तरीके से देख क्लैरिफिकेशन किया गया है क्या कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अगर ये सारी चीजें होती हैं, इंटर स्टेट रिपेयर करने के लिए जा रहा है या फिर कोई पैसेंजर लेकर जा रहा है या कोई सामान लेकर जा रहा है, तो देखिए हेड ऑफिस रजिस्टर्ड है तेलंगाना में, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है ऑफ द व्हीकल का ब्रांच रजिस्टर्ड है यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में। तो क्या होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एंड दे आर नॉट बी लेवेबल टू IGST। सेम ब्रांच है, ध्यान रखनी है बात, नोट कीजिए इस बात को क्या कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड एज सप्लाई इफ इट इज मीन्ड फॉर फर्दर सप्लाई के लिए होता है तो ही सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। However, applicable CGST, IGST as the case may be shall be level repair and तो फर्दर सप्लाई के लिए होता है तो ये सारी चीजें उस पर लगा दो, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO retained for the manufacture of linear alkyl benzene lab, यानी कि बेंजीन लैब है ये, ठीक है, लैब LAB यहाँ पर linear alkyl benzene। GST will be payable by the refinery only on net quantity of superior kerosene। नेट क्वांटिटी की बात कर रहा है, जितना है उसी पर जीएसटी लायबल होगा। रिटेन फॉर द मैन्युफैक्चर टू ऑफ लीनियर एल्किल बेंजीन, तो रिफाइनरी वुड बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रिटर्न क्वालिटी ऑफ SKO व्हेन द सेम सप्लाइड बाय इट अदर पर्सन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सप्लायर केरोसिन ऑयल यहाँ देख रहा है फ्रॉम इट्स रिफाइनरी थ्रू अ डेडिकेटेड पाइपलाइन से जाती है किस तरफ, लैब की तरफ। ऑन एन एवरेज देखा जाए अबाउट 15 to 17% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ SKO रिसीव्ड फ्रॉम रिफाइनरी इज रिटेन्ड एंड बैलेंस क्वांटिटी रेंजिंग 83 to 85 इज रिटर्न बैक टू रिफाइनरी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सीबीएसई का सर्कुलर नंबर 53, दिस क्या है, clarification regarding applicability of GST on the petroleum gases retained for the manufacture of petrochemical and chemical products।
मैन्युफैक्चर की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप मैन्युफैक्चर करने के लिए सारी चीजें यूज करती हैं तो क्या वो लाइबिलिटी हो गई, एप्लीकेबल होगा जीएसटी पे करने के लिए? Applicability of GST on petroleum gases which are supplied by oil refineries to them on a continuous basis through dedicated pipelines with a portion of raw material is retained by these manufacturers, recipient of supply, and the remaining quantity is returned to the oil refineries. जितना होता है देन उसके बाद जो बचा होता है वो रिटेन कर देते हैं, वापस कर देते हैं. In this regard, an issue has arisen as to whether in this transaction GST would be liable on the whole quantity of the principal raw material supplied by oil refinery or on the net quantity retained by the manufacturers of petrochemical and chemical products. देखिए क्या कह रहा है कि ऑयल रिफाइनरी ने अपने इधर से ऑयल को भेजा, ठीक है, वहां ऑयल कंपनी ने क्या किया कि जितना उसको क्वांटिटी एक्चुअली में लेना था उसने ले लिया और फिर जो बचा उसे वापस कर दिया. तो जीएसटी किस पर लायबल होगा? जो रिटेन कर लिया यानी कि जो रख लिया है उस पे, या फिर वो पूरा जो भेजा था उस पर. ये बात आती है यहाँ पर. तो इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट इन द अफोरसेड केसेस GST will be payable by the refinery only on net quantity of petroleum gases retained by the recipient manufacturer for manufacture of petrochemical and chemical products. जितना उसने रिटेन्ड किया है उसी पर जीएसटी लायबल होगा, बस ये बात ध्यान रखनी है. तो द रिफाइनरी वुड बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रिटर्न्ड क्वांटिटी ऑफ petroleum gases when the same is supplied by it to any other person. It is reiterated that this clarification would be applicable, that is, on the other cases involving supply of goods, where feedstock is retained by recipient and remaining residual materials is returned back to the supplier. The net billing is done on the amount retained by the recipient. तो बिल किस पर बनेगा? जितना उसने रिटेन किया है उस पर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए बताया गया डायग्राम की हेल्प से, यानी कि जितना कहने का मतलब जितना रिटेन कर लिया है, जितना रख लिया है, बस उसी पे जीएसटी लायबल कर दो, पे निकाल दो. ठीक, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जरा आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में क्या है. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज. कंपोजिट supply is when two or more goods are sold in a combination. It becomes difficult to identify the rate of the tax be levied for such goods or services. CGST Act has provided with two terms: composite supply and mixed supply. कंपोजिट सप्लाई इसे मतलब एक से ज्यादा हम कोई चीज मर्ज कर कर बेचते हैं, या फिर एक चीज बेचते हैं जो दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएगी, तो इसको हम क्या माने, कंपोजिट सप्लाई माने या मिक्स सप्लाई माने, किस तरीके से उस पर लायबल होगा पे करना जीएसटी, ये देखेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे से समझना है. कंपोजिट सप्लाई इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल्ड सर्विस. बंडल्ड सर्विस की तरह ही है, यानी कि लाइक मैं एक एग्जांपल दूं आपको. चलिए एग्जांपल छोड़िए, आप यहीं से समझ लीजिएगा. एज अंडर service tax law in the existing regime, both composite supply and mixed supply consist of two or more taxable supplies. दो और दो से ज्यादा taxable supplies होती हैं of goods और services की, और both दोनों हो सकती हैं. But the main difference between the two is that composite supply is naturally bundled. composite supply जो है naturally bundled होती है. It is goods or services are usually provided together in normal course of business and cannot be separated. मतलब इनको अलग अलग किया नहीं जा सकता. ये सेपरेट मतलब दोनों ही क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, अलग हम लोग नहीं कर सकते, नेचुरली बंडल्ड होती हैं, ये बात ध्यान रखिए. Whereas mixed supply goods or services can be sold separately. उसको मिक्स सप्लाई क्या होती है, उसको हम अलग अलग करके बेच सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं.
तो कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज विच इज नेचुरली सप्लाइड विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई होगी एक कोई उसमें, ठीक है। दिस आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली, हम नहीं बेच सकते। नोट, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which constitute a predominant element of a composite supply and to which another supply is ancillary secondary। यानी कि एक प्राइमरी मान लिया जाएगा प्रीडोमिनेंट और दूसरा एंसिलरी या सेकेंडरी मान लिया जाएगा, ठीक है। सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल सप्लाई की। फॉलोइंग टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंपोजिट सप्लाई। क्या है दो कंडीशन? सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर, एक साथ होने चाहिए, एंड इट शुड बी नेचुरल बंडल होना चाहिए, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं होना चाहिए। बुकिंग ऑफ एयर टिकट आपने बुक की विच इन्वॉल्व्स, जो कि इन्वॉल्व है कॉस्ट ऑफ मील टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रैवल। आपको यात्रा के दौरान क्या दिया जाएगा? खाने के लिए दिया जाएगा। विल बी कंपोजिट सप्लाई होगा एंड टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई विच इन दिस केस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू फ्लाइट। जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा यानी कि जीएसटी जो लायबल होगा वो किस पर बना जाएगा? जो आपने टिकट बुक करवाई है उस पर, बस बात खत्म। क्या आपको खाने के लिए अलग से देना पड़ेगा? नहीं, सब उसी में इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट सप्लाई, यानी कि टिकट के साथ आपको खाने को भी मिलेगा आपकी यात्रा के दौरान, ओके, उसी में उसका पैसा इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट देखिए 89 example, Mrs. P Limited entered into a contract with Mrs. Z Limited for supply of goods where goods are packed and transported with insurance। with insurance दिया जाता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को सप्लाई किया जाता है और विद इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज कंपोजिट सप्लाई है एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल सप्लाई होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। एक बात बताइए, कोई अपना माल भेजेगा, उसका रास्ते में क्या पता कुछ आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है उसके साथ इंश्योरेंस करवा लेता है उस सामान का। तो इंश्योरेंस का सामान का करवा लेता है तो यानी कि वो ऑलरेडी उसके साथ बंडल्ड है, नेचुरली है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल ही सप्लाई हो रही है यानी मेन चीज ही सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट 9th एग्जांपल, अ 5 स्टार होटल प्रोवाइड्स 4 days and 3 nights पैकेज विद ब्रेकफास्ट। This is a composite supply as the package of accommodation, facilities and breakfast is naturally combination in the ordinary course of business। होटल प्रोवाइड कर रहा है आपको कितना 4 days and 3 nights पैकेज, उसमें ये सारे इंक्लूड है, तो सिंपल सी बात है, ठीक। इन दिस केस द होटल अकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल सप्लाई है और जो अदर से दिया जा रहा है ब्रेकफास्ट एंसिलरी, ये एंसिलरी होगी, ठीक। द होटल अकोमोडेशन अट्रैक्ट्स 18% एंड द रेस्टोरेंट सर्विस 28%, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सर्विस चार्जेस लगेंगे, एसी वगैरह होगा सब कुछ, तो इसमें भी होटल में 28% है। एज पर द एग्जांपल होटल अकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल है, देन एंटायर जो है सप्लाई वो टैक्सेबल कितनी होगी? 18% ही होगी। ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या? अकोमोडेशन कितना अट्रैक्ट करता है? रेट 18% का। और रेस्टोरेंट सर्विस कितना अट्रैक्ट करता है? रेस्टोरेंट सर्विस बोले तो क्या कि आपको जो खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो 28%। तो ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, आप एक ही, यानी कि ये क्या होगा 18% से ही चार्ज किया जाएगा, बस प्रिंसिपल सप्लाई से ही। प्रिंसिपल सप्लाई आपका अकोमोडेशन है। नेक्स्ट 91, मिस्टर रवि बीइंग अ डीलर इन लैपटॉप sold a laptop bag along with the laptop to a customer for 55,000। CGST and SGST for laptop 18% है एंड फॉर लैपटॉप बैग 28। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपका? लैपटॉप है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा, और यहाँ पर देखिए रेट ऑफ जीएसटी बताना है हमें और जीएसटी लायबिलिटी किस पर बनती है बताना। इफ द लैपटॉप बैग इज सप्लाइड अलोंग विद द, यही देखिए यही एग्जांपल है जो कि आपको समझना है, ट्रीटमेंट भी है, सब कुछ भी है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखलाया हुआ है, तो यहाँ आप समझ लीजिए इसको, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, इफ द लैपटॉप बैग इज सप्लाइड अलोंग विद द लैपटॉप in the ordinary course of business, the principal supply is that of laptop and the bag is ancillary है, secondary है, primary क्या हमारा laptop है, therefore it is a composite supply होगी and the rate of tax would applicable to laptop पे ही applicable होगा, which is hence 18% on 55,000 not 28%। ओके चलिए, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये 91। नेक्स्ट आ जाइए मिक्स्ड सप्लाई पर।
थोड़ा सा रह गया है आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिक्स सप्लाई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो रही है ये, 39-40 मिनट्स की हो गई। सो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो गाइज लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ वो जाकर वीडियोस देखें। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।